हुई मार्केट पर आते हैं। एक बार जरा मार्केट के इंटरडे चार्ट देखिए, एक बार क्या शानदार रिकवरी आपने लोअर लेवल से देखी। आज निफ्टी ने सुबह खुलते ही ओपन लो बनाया 24,473 का, वहां से रिकवरी आपको देखने को मिली। हालांकि अभी भी हम हैं नीचे ही। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट वही आपको मोड़ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी का मूव आएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर भी इस समय आप देखें तो लोअर लेवल से रिकवरी। और उसके अलावा मिड और स्मॉल कैप देखें, वहाँ पर भी रिकवरी का मूड है। मिड कैप अब सिर्फ 0.5% नीचे रह गया है। स्मॉल कैप जो है वो भी नीचे के स्तर से काफ़ी शानदार रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लोअर लेवल से करीब करीब 3% की रिकवरी यहाँ भी आ चुकी है। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, तो वहाँ पर भी आप एक अच्छा एक रिकवरी इस समय आते हुए देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और ये श्रेया को भी जोड़ते हैं शो में। श्रेया, जी गुड बिल्कुल। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप बात कर रहे थे, लोअर स्तरों से तो रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में, नो डाउट, लेकिन जिस तरीके से कल पेन था मार्केट में और आज भी गिरकर ही कारोबार कर रहा है बाजार, सबसे बड़ा कारण जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इजराइल और ईरान के बीच तनाव, इसको भारतीय बाजार ने बहुत नेगेटिवली लिया। तो अब क्या मान लिया जाए कि बड़ा खतरा बन के उभर सकता है इजराइल ईरान का जो तनाव है, या फिर ये क्षणिक है? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? देखिए, वो इशू क्या है ना, हम में से कोई भी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है। हमारे देश में सब बहुत जल्दी एक्सपर्ट बन जाते हैं हर टॉपिक पर। तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस टॉपिक पर, लेकिन जितनी मेरी बात हुई है ग्लोबल एक्सपर्ट से, या जो मेरी बात हुई है उससे जो निष्कर्ष जो मार्केट एक्सपर्ट से भी जो निकल कर आ रहा है, उसमें ये आ रहा है कि काफ़ी कुछ अब डिपेंड करेगा आज ओवरनाइट क्या होता है, और ख़ासतौर से अमेरिका का क्या वो रहता है। आपने देख ही लिया, अमेरिका की तरफ से ऑलरेडी बयान आ चुका है रूबियो जी का, यूके की तरफ से भी बयान आ चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन अपने आप को इस मामले से अलग कर चुके हैं। इजराइल के साथ खड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन उसमें वो कि ये बात क्लियर कर चुके हैं कि वो उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और तो इस मामले में अब हो सकता है ये भी एक स्टेटमेंट रहा हो जिसकी वजह से अब इजराइल ने स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमारी तरफ से सब कुछ हो गया है। अब वो तो इजराइल की तरफ से सब कुछ हो गया है, ईरान भी रिटेलिएट तो करेगा। अब वो किस लेवल का रिटेलिएशन होगा या नहीं करे, होपफुली ना करे, लेकिन अगर करे तो किस लेवल का होगा, आई थिंक ये आज रात को शायद पॉसिबल है। ये मामला 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए श्रेया। ये वो वाला मामला नहीं है जो आपको लिंगर ऑन करेगा। ये रशिया यूक्रेन वाला मामला नहीं है जो लिंगर ऑन करता रहेगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि और 3-4 दिन का मामला है शायद। और क्रूड देखिए आप, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्रूड ही है ना। क्रूड ने एक बड़ी तेज़ी के बाद 75 तक जाके नीचे आना शुरू हो गया, लेकिन अब फिर ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखिए 73, 69। तो हमारे लिए ना सारा का सारा मामला ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। आज सुबह जो अरविंद सेंगर जी कह रहे थे, अगर ये लड़ाई एस्केलेट हुई और अगर वो सप्लाई पर इम्पैक्ट आया और अगर क्रूड 100 और 120 के करीब पहुंच गया, तब ऑल बेट्स आर ऑफ, तब आपकी मार्केट गिरेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमारे लिए आज की डेट में भी जो क्रूड है ये बहुत बड़ा एक मैक्रो फैक्टर है। तो इस वजह से ये मैं अभी भी कहूँगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें और उसके बाद देखें। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, लोअर लेवल पे शायद मार्केट को लगा कि बहुत ज़्यादा अति हो गई थी, इस वजह से आज मार्केट ने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई। बिल्कुल, क्रूड में उबाल तो सिर दर्द बना ही रहेगा, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी अभी देखने को मिल रही है मार्केट में, मिड कैप स्मॉल कैप देखिए, निफ्टी 50 इनफैक्ट देख लीजिए, बैंक निफ्टी भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो ऐसे में अब स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे? अब कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? हालांकि कोई खबर आए तो हो सकता है कि बाजार वैसे रिएक्ट करे, लेकिन जिस तरीके से अब मार्केट का चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, पहली बात तो निफ्टी ने आज ओपन लो बनाया है। ओपन लो क्या होता है? जब निफ्टी का ओपन और लो सेम हो। 24,473 पर खुले, 24,473 ही लो था। 24,470 पे कोई ट्रेड नहीं हुई होगी, वो अलग बात है, क्योंकि खुलते ही निफ्टी 50-60 पॉइंट रिकवर हो गया था। लेकिन अगर आप मान लीजिए, चलिए 24,473 नहीं, 24,550 मान लीजिए आप, 24,550 पे भी पहला ट्रेडेबल रेट अगर आया ट्रेडेबल रेंज का, तो भी वहाँ से हम 125-150 पॉइंट ऊपर हैं। तो अब वो लेवल्स क्रूशल हो जाएंगे, 24,500, 24,550 के करीब के वो जो ट्रेडेबल लेवल्स थे, वो लो नहीं टूटने चाहिए, क्योंकि अगर वो लो टूटे तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है मार्केट में। और ये मामला अभी भी ऐसा नहीं कि बस 2 घंटे में ख़त्म हो गया, अभी तो ओवरनाइट और क्या डेवलपमेंट होगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा काफ़ी कुछ। आज का लो बचा लिया आपने, और अगर आप हाई पे बंद हो गए, आज अगर आप डे हाई पर बंद हो गए तो बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। 24,850 श्रेया, ये बहुत ज़रूरी लेवल है। इसके ऊपर निकलना और इसके ऊपर टिकना, ये 2 चीज़ें हैं जो इस समय मार्केट में मैं कहूँगा कि ज़रूरी हैं। अब जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने
पॉलिसी वाली जो तेज़ी है ना वो तकरीबन पूरी की पूरी गंवा दी है। आई थिंक ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का एक बार एक हफ्ते का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि रैली जो पॉलिसी वाली जो रैली थी वो पिछले फ्राइडे को पॉलिसी थी, वहाँ से शुरू हुई थी। हाँ, तो ये देखिए, अगर आप 7 डे चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने वो पॉलिसी की पूरी रैली गंवा दी। जो हम पॉलिसी से इतना खुश हुए थे, इतना हमने उसको एक ऐतिहासिक पॉलिसी का दर्जा दे दिया था, थी भी, ऐसा नहीं कि नहीं थी, लेकिन वो रैली पूरी की पूरी स्वाहा हुई। तो अब उस हिसाब से 55,000 बहुत क्रूशल लेवल है। आज भी देखिए मार्केट ने क्रूशल लेवल्स बचाए हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी का इंटरडे दिखाइए, थोड़ी सी वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ चार्ट में गलती थी। हाँ, ये ठीक है, 55,150 आजकल हुए, तो 55,000 बचाना जरूरी है, और तेज़ी के लिए 56,000 इसको क्रॉस करना शायद थोड़ा सा ज़रूरी होगा। बिल्कुल, 24,850 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए, उसके ऊपर निकलना ज़रूरी है, और 55,000 का स्तर बैंक निफ्टी को बचाना ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से हमें जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है, स्पेशली मिडिल ईस्ट क्राइसिस, पास्ट इवेंट्स क्या इशारा करते हैं? ऐसी स्थिति में इंडियन मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, और जैसे रिएक्शन था उस वक्त टेम्पररी था, वहाँ से फिर निकले हैं कि फिर ये पेन परसिस्ट किया है काफ़ी दिनों तक? देखिए, जो वॉर होती है ना वो एक आपके लिए खरीदारी का मौका लेकर आती है, एनेक्डोटली। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस कहें कि बस मैं आज खरीदूँ, आज के आज मुझे पैसा बन जाए। एनेक्डोटली अगर आप गल्फ़ वॉर से उठाकर देखें, क्योंकि हमारी मेमोरी वहीं तक जाती है, उससे पहले हम सब बहुत छोटे थे, तो इसके लिए अगर उसके बाद का इवेंट उठा के देखें आप, वहाँ से लेकर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कितने भी जो भी युद्ध रहे हों, चाहे वो गल्फ़ वॉर थी, चाहे वो कारगिल वॉर थी, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर थी, चाहे वो इवन इज़राइल हमास वॉर थी, जिसमें मैंने लपक लीजिए वाली बात की थी, वो और वो काफ़ी उस समय बहुत चली भी थी वो ट्रेड। आप उठा के देख लीजिए कोई भी वॉर, हर बार नियर टर्म में वीकनेस आती है, 3 से 4 दिन तक वीकनेस चलती है, कई बार 1 हफ्ते तक वीकनेस चलती है, उसके बाद रैली आती है। पुलवामा के टाइम पे भी यही हुआ था। तो ये मार्केट में वॉर से रिलेटेड हमेशा, और मैं तो बताऊँ, ये तो मैं गल्फ तक की बात कर रहा हूँ, उससे पहले भी अगर आप हिस्ट्री में पहुँच जाएंगे ना, जो पुरानी मार्केट ट्रेड करती थी वो भी वॉर के टाइम पे इनिशियली गिरने के बाद नॉर्मली रैली दिखाती थी। तो ये मेरा ये मानना है कि इस बार भी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है, प्रोबेबिलिटी का ही गेम है सारा का सारा, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि इस बार भी ये एक खरीदारी का ही मौका निकल कर आएगा। ठीक है, तो खरीदारी का मौका निकल कर आ सकता है, ये इस गिरावट में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक बात करें अनुज जी, तो क्या अप्रोच रहेगी? हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आईटी ने कहीं ना कहीं मोर्चा संभाल रखा है। इस हफ्ते ही आईटी ने 3.4% का अपमूव दिखाया है, और देखिए निचले स्तरों से हालांकि अब फ्लैट हो गया कारोबार। क्या लग रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो गया? आईटी पर तो खैर मैं काफ़ी 3-4 दिन से पॉजिटिव भी हूँ। मैं कल सरप्राइज था, आईटी गिर गया था, क्योंकि क्रूड का चलना इनके लिए एल्गो पॉजिटिव होता है। तो आईटी पर तो मैं खैर काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मेरा ये मानना है कि आईटी में जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आई थी कंपनीज़ की, कोफोज की हो, चाहे वो इन्फोसिस की हो, चाहे आपने पिछले 3-4 दिनों का अगर आपने ट्रेडिंग पैटर्न फॉलो किया हो इन सब स्टॉक्स में, तो ये सब स्टॉक्स जो हैं इनमें शानदार मोमेंटम रहा है। तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नज़र नहीं आता। इसके अलावा आई थिंक एक सेक्टर जो क्लियरली अब उभर कर आ रहा है वो वापस डिफेंस है। आई थिंक मार्केट को लग रहा है अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रहने वाली है आगे जाकर, तो डिफेंस क्लियरली यहाँ से एक सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में से एक हो सकता है। उसके अलावा हालांकि काफ़ी चला है, और आज सुबह भी जो हम हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, काफ़ी चला है, लेकिन यहाँ ट्रिगर भी हैं, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, तो डेप्थ पर मेरे ख्याल से यहाँ बाइंग होगी। मेरे ख्याल से एक सेक्टर जैसे अभी आप अवॉइड करें ना, वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि ये क्लियरली एक स्पेस है जहाँ पर अभी मुझे लग रहा है, भले ही यहाँ वैल्यूएशन कंफर्टिंग है, भले ही मैंने पहले ये भी कहा था कि लोअर लेवल पर बाइंग करें, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी जब तक ना आए तब तक इस स्पेस को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। आई थिंक ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर मैं आप कहूँगा प्रॉफिट बुकिंग कर लें आप, स्पेशली अगर आपने लोअर लेवल से स्टॉक्स को लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि एक स्टेज पर आकर 70 के ऊपर इनकी अपसाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 70 के ऊपर आ गया क्रूड तो पूरा का पूरा अपसाइड इन्हें मिलेगा, वो कैप्चर हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेस्ट के सिनेरियो में ऑलरेडी है, तो इसके लिए यहाँ पर और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरग्लोब मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक होगा, उसमें बस एक कड़ी नहीं जुड़ गई, वो जो CNBC TV 18 जो स्टोरी आई कि वो अब प्रमोटर, पहले तो फाउंडर्स बेच रहे थे, अब प्रमोटर भी एक और चंक बेचने वाले हैं। अगर वो सही ही निकली तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल्स पर शायद थोड़ा सा ऐड करना बनता है। चलिए